हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पाठक क्लासेस। सुबह के बज रहे 9:30 और आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं इसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये क्लास 11th के फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, ये जो है एक यूनिट आता है जिसका नाम है काइनेमेटिक्स 11th में फिजिक्स के अंदर, तो उसका ही एक पार्ट है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करता है। आज के वीडियो में मैं सारे टॉपिक्स कवर अप नहीं करने वाला। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आधारित होगा, बस इसी के ऊपर बेस्ड होगा। आप में से काफी सारे बच्चों को जो नए 11th में आए हैं उनको शायद पता भी होगा इसके बारे में, क्योंकि आपने क्लास 9 में इसके बारे में पढ़ा था। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में इंट्रोडक्शन देके मेन जो है उसका क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें जो हम पढ़ेंगे बेसिकली वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बारे में। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। अच्छा, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, क्लास 10th में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, और वैसे भी आप अभी 11th में आ चुके हैं। वेक्टर को लेकर तो पूरा चैप्टर दे रखा है। अगर आप चाहते हैं उसके बारे में पहले पता करना, बेहतर है कि आप पहले पता कर लें, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत वेक्टर यूज होने वाला है। तो वेक्टर के जो वीडियोस है थोड़ा पहले देख लीजिए, उसके बारे में थोड़ा यूज टू हो जाइए, उसके बाद ही आपको थोड़ा बेहतर समझ में आने लगेगा। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ठीक है, आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करना है, जाना है। अब देखिए, एक तो होता है कि आप लंबा रास्ता तय कर सकते हैं, और एक होता है कि आप शॉर्टकट रास्ता तय कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप ए पे खड़े हैं, आप ऐसे ए पे खड़े हैं और आपको यह नहीं पता कि बी है किधर, यू डू नॉट नो। लेट्स जस्ट से आपकी आंखें बंद है, आपको नहीं पता कि बी किधर है, तो आपको डायरेक्शन नहीं पता बी किधर है ना, बी इधर है किधर है किधर है, यू डू नॉट नो दैट। तो आप क्या कर रहे हो, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपना रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता ना। आप जा रहे हो, फिर किसी से बीच रास्ते में किसी से पूछा, फिर किसी से पूछा, फिर किसी से पूछा, फिर किसी से पूछा, करते करते आप यहां तक पहुंच गए। देखिए आपको कितना लंबा रास्ता लेना पड़ा, है ना। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर आपको डायरेक्शन पता होता, कि आपको खुली आंखों से दिख रहा है कि बी इधर है, तो आप इतना लंबा रास्ता क्यों तय करते। आप सीधा यहां से निकल के यहां पे चले जाते, है ना, यहां से निकलकर यहां पे चले जाते। ये जो आपको लंबा रास्ता मतलब बेकार में ही आपको तय करना पड़ा, इसी को हम बेसिकली बोलते हैं डिस्टेंस। यही है आपका डिस्टेंस। और ये जो आपने शॉर्टकट रास्ता अपनाया, यहां से लेके यहां तक डायरेक्ट, यहां से लेके यहां तक डायरेक्ट, इसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक चीज ध्यान से देखिए, डिस्टेंस जो है वो किस चीज पे बेस किया। ये है कि आपको डायरेक्शन नहीं पता था, आपको डायरेक्शन नहीं पता था, आपकी आंखें बंद थी शायद, पता नहीं, या आपको नहीं पता था, तो उस वजह से आपने गलती से लंबा रास्ता तय कर दिया। मतलब डिस्टेंस में क्या है, डायरेक्शन निर्धारित नहीं है। डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ना होने के चांसेस ज्यादा है, तभी तो आप लंबा रास्ता तय कर रहे हैं। अगर आपको पता होता आप लंबा रास्ता क्यों तय करते। तो बेसिकली डिस्टेंस क्या है, आपको बस एक लेंथ कवर करना है, लेकिन कैसे करना है, किधर करना है आपको नहीं पता, डायरेक्शन नहीं पता, सिर्फ आपको उसका मैग्नीट्यूड पता है कि कितना करना है, 12 किलोमीटर करना है कि 14 किलोमीटर करना है कि 20 करना है, मगर किधर करना है नहीं पता है। तो आपको बस उसका मैग्नीट्यूड पता है। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पता होता है, डायरेक्शन नहीं पता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो मतलब उसका मतलब है डिस्टेंस जो है ये आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन देखिए यहां पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, जब आपने डिस्प्लेसमेंट लिया, शॉर्टकट रास्ता लिया, डायरेक्ट इधर से इधर पहुंच गए, आपको डायरेक्शन पता था, तभी तो आप शॉर्टकट ले पाए। अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता फिर तो आप तो ऐसी लंबा चौड़ा घूमते रहते। तो इसमें क्या हुआ, आपको डायरेक्शन पता था, तो आपने एक लेंथ कवर किया 12 किलोमीटर वटेवर, 10 किलोमीटर, साथ में आपको डायरेक्शन भी पता था, तभी वो छोटा पड़ा। वो लेंथ जो आपने कवर किया वो आपको छोटा पड़ा। तो मतलब इस वाले में आपने लेंथ भी कवर किया, मतलब मैग्नीट्यूड भी है, और आपको डायरेक्शन भी पता है, तभी तो छोटा हो पाया। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों साथ में है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ गया, वेक्टर क्वांटिटी आ गया। ठीक है, अच्छा देखिए स्केलर क्वांटिटी जो होता है वो हमेशा यूजुअली हमेशा पॉजिटिव ही होता है, कभी कभार जीरो भी हो सकता है कि जैसे आपने कवर किया ही नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके जो वैल्यूज है वो एक बार के लिए जीरो भी हो सकता है और हमेशा पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता। लेकिन ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटीज की जो वैल्यूज होती है
वो जीरो भी हो सकता है। अच्छा, आपने जो दिशा निर्धारित कर रखा है कि इसी दिशा में उसको जाना है, अगर वो उसी दिशा में मूव करे तो आपके लिए पॉजिटिव, अगर उल्टी दिशा में मूव करने लग जाए तो आपके लिए नेगेटिव। जैसे वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि आपने कोई रेफरेंस डायरेक्शन मान रखा है कि जो इधर जाएगा वही सही, जो इधर ना जाए वो नेगेटिव। तो कोई बॉडी अगर मान लीजिए इधर ट्रैवल कर गया, डिस्प्लेस कर गया, तो आपके लिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, लेकिन कोई अगर इधर कर गया तो आपके लिए वो नेगेटिव। अगर आपने रेफरेंस डायरेक्शन ये वाला दे रखा है तो जो इधर करेगा डिस्प्लेस वो आपके लिए पॉजिटिव, जो इधर करेगा वो आपके लिए नेगेटिव। आपने जो रेफरेंस डायरेक्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली करे तो पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंगली ना करे तो नेगेटिव। तो वेक्टर के अंदर जीरो प्लस माइनस वैल्यूज जो है इसमें आ सकता है, लेकिन स्केलर में कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है, कोई रेफरेंस डायरेक्शन है ही नहीं, तो आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव ही है। तो ये जीरो या पॉजिटिव हो सकता है, ये जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसके आगे और क्या हो सकता है, देखिए इसमें और क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। देखिए डिस्टेंस जो है, जब जस्ट बिकॉज आपको डायरेक्शन नहीं पता तो ऑब्वियसली बात है काफी लंबा पड़ेगा। डिस्टेंस जो है वो हमेशा, डिस्टेंस जो है ये हमेशा क्या होता है, इज लार्जर और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा ही होता है, कभी कभार गलती से इक्वल हो भी सकता है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ये कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमेशा क्या होता है, स्मॉलर देन डिस्टेंस। ये हमेशा डिस्टेंस से क्या होता है, छोटा होता है। अब देखिए इसमें एक ट्रिक है, वो ये है कि सपोज कीजिए कि आपकी आंख बंद थी और आपने यहां से ट्रैवल करना शुरू किया था। अब गलती नाम की भी कोई चीज होती है, लक नाम की भी कोई चीज होती है। हो सकता है कि आपने गलती से ही, आंखें आपकी बंद थी, आपको डायरेक्शन नहीं पता था, गलती से ही शायद आपने ये वाला रास्ता पकड़ लिया, गलती से आपने ये वाला रास्ता पकड़ लिया और आप यहां तक पहुंच गए। इंटेंशनली आप नहीं पहुंचे, गलती से पहुंच गए, आपको डायरेक्शन अभी भी नहीं पता था, बस पहुंच गए गलती से। तो कहीं ना कहीं आपके लॉजिक से तो आपने डिस्टेंस तय किया क्योंकि आपको डायरेक्शन नहीं पता था, लेकिन वो कोइंसिडेंटली आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, शॉर्टकट रास्ता आ गया। तो कभी कभार डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो भी सकता है। तो उसका लॉजिक ये है कि डिस्टेंस जो है वो एक बार के लिए डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो भी सकता है, इट कैन बिकम, मगर ये इससे कभी छोटा नहीं हो सकता। तो आप ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो इक्वल टू भी है, इसके इक्वल भी है और इससे ग्रेटर भी है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप ऐसे लिख सकते हो लाइक दिस, कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, कैन नेवर बी स्मॉलर देन इक्वल टू। उसके इक्वल हो सकता है, गलती से हो भी सकता है, या उससे बड़ा होगा, लेकिन उससे कभी छोटा नहीं हो सकता। ओके, अच्छा और एक चीज, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन डिपेंड नहीं कर रहा। अच्छा देखिए, जब किसी चीज पर डायरेक्शन डिपेंड करता है, जो वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, उसके लिए इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको अगर अपना पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ना पता हो और फाइनल पॉइंट ना पता हो तो आप डायरेक्शन डिसाइड कैसे करोगे। तो जहां पे भी डायरेक्शन डिसाइड किया जा रहा है, डायरेक्शन मैटर कर रहा है, वहां पे इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट मैटर करता है, और जहां पे डायरेक्शन मैटर नहीं करता वहां पे काय का इनिशियल पॉइंट काय का फाइनल पॉइंट मैटर नहीं करता। तो उस लॉजिक से इसका तो डायरेक्शन होता ही नहीं है, डायरेक्शन मैटर ही नहीं करता। तो इसके लिए it doesn't depend upon the initial and final points। इस पे ये डिपेंड नहीं करता, मगर ये तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसके लिए डायरेक्शन मैटर करता है, इसके लिए डायरेक्शन ही मैटर करता है, तभी तो शॉर्टकट लेता है। तो आप इसमें कह सकते हो इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, ये मैटर करता है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट भी मैटर करता है। तो लॉजिकली देखा जाए, कोई अगर आपसे पूछे कि डिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, तो आप क्या बोलोगे। डिस्टेंस बेसिकली आपका होता है, देखिए डिस्टेंस जो है वो बेसिकली है क्या, इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, है ना। ये लॉन्गेस्ट ही तो है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन नहीं पता था। अच्छा ये शॉर्टकट हो भी सकता है गलती से, तो वो वाला कंडीशन हो जाता है कि डिस्टेंस तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट की इक्वल हो गया, गलती से शायद हो गया होगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
डिस्प्लेसमेंट होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. It is the shortest path covered by a body between any 2 points. Between any 2 points of the path. वो जो आपका पाथ है उसमें कोई भी 2 पॉइंट्स होगी, उनके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट होगा. ठीक है, तो आपको जब भी डिस्प्लेसमेंट देखना होगा तो आप हमेशा ये देखना कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में गैप क्या है. गैप क्या है, वो जो आपका गैप होगा वही आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. ओके, चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. जिसको नोट डाउन करना है पहले नोट डाउन कर लीजिए. ओके, तो अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट. ठीक है, क्वेश्चन करने बड़ा मजा आएगा क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे आपको समझ में भी नहीं आएगा इसका लॉजिक. देखिए, सपोज कीजिए कि आपसे किसी ने सवाल किया कि अ बॉडी, अगर मान लीजिए आपका बॉडी जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है. अच्छा, कुछ चीज मैं आपको बताता हूं, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन में क्या अंतर होता है. दोनों एक जैसा ही लगता है, ट्रांसलेशन है ना, ट्रांसलेशन मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन एक ही चीज होता है. हाँ, काफी हद तक एक जैसा होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क भी होता है उसके अंदर. जैसे देखिए क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि एक, जब हम रेक्टिलिनियर मोशन की बात करते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन की बात करते हैं, वहां पे हम एक सिर्फ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. सिर्फ एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट वो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे स्ट्रेट मूव कर रहा है. ठीक है, क्या कर रहा है, स्ट्रेट मूव कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. लेकिन सपोज कीजिए कि आपके पास एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की जगह पे एक पूरा ऑब्जेक्ट है बड़ा सा, जिसमें एक नहीं बहुत सारे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स हैं. इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स. अब ये पूरा इधर मूव कर रहा है, ये पूरा इधर मूव कर रहा है. जब ये पूरा इधर मूव करेगा तो हर एक पॉइंट जो है साथ साथ मूव करेगा, इक्वल डिस्टेंस मूव करेगा. जैसे ये वाला पॉइंट करेगा वैसे वो वाला पॉइंट करेगा, ये जितना करेगा वो भी इतना करेगा, सारे पॉइंट्स एक साथ ही मूव करेंगे, तभी तो पूरा का पूरा बॉडी खिसकेगा आगे. अगर ऐसा होता कि ये वाला करे ये वाला ना करे, फिर तो बॉडी आपका क्रम्बल कर जाता, टूट जाता, कोलैप्स कर जाता. ऐसा थोड़ी हो रहा है. जब ये पूरा बॉडी करेगा तो सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो एक साथ ही करेंगे. इस टाइप के मोशन को हम बेसिकली बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशन मोशन. तो दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, बस इसमें क्या है, यहाँ पे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, जो कि बॉडी आपका काफी बड़ा होता है. अब इसमें पाथ हमेशा स्ट्रेट ही होता है, इसमें हमेशा पाथ स्ट्रेट होगा ऐसा कुछ नहीं है. कभी कभार ये टेढ़ा मेढ़ा भी जा सकता है, ऑब्जेक्ट ऐसे भी जा सकता है. इसको कभी कभार हम कर्वीलिनियर पाथ भी कहते हैं, कर्वीलिनियर पाथ भी कहते हैं. ठीक है, इसको कभी कभार हम कर्वीलिनियर पाथ भी कहते हैं, क्योंकि लीनियर तो है, सीधा ही जा रहा है, लेकिन थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, कर्व ले रहा है. हो सकता है वो पूरा सीधा भी जा सके, ऐसा सीधा भी जा सकता है, स्ट्रेट पाथ भी कवर कर सकता है. बस इसमें पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होता है, इसमें कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. ओके, चलिए मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत यूज होने वाला है. बॉडी कवर्स a translatory motion on x-axis from origin. ठीक है, या आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन. ऑरिजिन से वो स्टार्ट कर रहा है. इट फर्स्ट रिचेस 20,0, वो पहले इस क्वाड्रेंट तक जाएगा, ऑरिजिन से स्टार्ट कर रहा है. ठीक है, 20,0 तक जाएगा. देन इट कम्स बैक टू ऑरिजिन, फिर वो ऑरिजिन में वापस आएगा. एंड देन गोज टू -20,0, -20,0 तक जाएगा. आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट.
ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका लॉजिक क्या हुआ देखिए, पहले हम कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो है यहां पे है, आप पॉइंट साइज भी ले सकते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जैसे लेना है ले लीजिए, ठीक है। तो अभी पहले क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो है यहां से मूव करके यहां तक गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ गया, और कौन से पॉइंट पे गया, 20,0। तो पहले इधर से इधर गया, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, 20 यूनिट। फिर वो क्या किया, वो वापस आ गया, उधर से ही वापस आ गया, कितना वापस आ गया, 20 यूनिट। फिर वो पीछे गया, कितना, 20 यूनिट, और ये जो पॉइंट है ये आपका है -20,0। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये जो पॉइंट था ये आपका इनिशियल पॉइंट था, ये जो पॉइंट था ये आपका फाइनल पॉइंट है। आपको निकालना है पहले डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, लंबा रास्ता। अब लंबा रास्ता उसने क्या तय किया, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट अगर आपका O है, ये A है, ये आपका B है। पहले वो क्या गया, O से A तक गया। तो अगर आप डिस्टेंस नाप रहे हैं, आपके लिए शॉर्टकट थोड़ी मैटर करता है, आप तो लंबा रास्ता ही देखो, सबसे लंबा रास्ता जो अवेलेबल होगा वही आपका डिस्टेंस है, ठीक है। O से पहले A तक गया, फिर A से O तक आया, फिर O से B तक गया। अब इसमें उसको लगा 20, इसमें लगा 20, इसमें लगा 20, सारा मिला के 60 यूनिट उसने डिस्टेंस तय किया। देखिए लंबा है ना। और अगर मान लीजिए आप डिस्प्लेसमेंट करना चाहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इतना कुछ नहीं देखना होता है। मैंने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको बस ये देखना है कि इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, उसके बीच का गैप क्या है। अगर उसको यहां से शुरू करके यहीं तक आना था, वो डायरेक्ट इधर ही आ जाता भाई, उसको इतना लंबा चौड़ा घूमना क्यों पड़ता। तो आपको बस ये गैप देखना है, ये गैप कितना है आपका, यहां से लेके यहां तक का 20। हाँ, वो अलग बात है कि नेगेटिव है क्योंकि पीछे का साइड है, तो और हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता, सोचो डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव होने को हो भी सकता है, वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव होता है ना भाई। तो और एक चीज देखो, डिस्टेंस जो आपके डिस्टेंस से क्या आया, छोटा ही तो आया। अगर आप इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अगर आप S से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका जो डिस्टेंस है वो क्या आया, इससे बड़ा ही तो आया। मैंने बोला था ना, या तो बड़ा आता है या तो उसके इक्वल आता है, लेकिन छोटा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ये इससे कभी छोटा नहीं हो सकता, दैट इज नॉट रैशनली पॉसिबल। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो आपका जो अगला सवाल है वो ये है कि एक बॉडी जो है वो 4 किलोमीटर नॉर्थ जाता है। देखिए, अ बॉडी गोज 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर वो टर्न करता है 6 किलोमीटर। चलिए पहले इसको बनाना शुरू करता है। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए बॉडी यहां से स्टार्ट हो रहा है, कहीं से भी कर लीजिए कोई बात नहीं। वो पहले मान लीजिए 4 किलोमीटर गया नॉर्थ, आपको पता होगा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ओके, पहले ये नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर ये ईस्ट में मुड़ जाता है, कितना, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर ईस्ट की तरफ मुड़ जाता है, ईस्ट उधर होता है। फिर वो 4 किलोमीटर ऊपर जाता है, क्यों, नॉर्थ बोला है ना देखो, एंड देन 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, फिर ऊपर चला जाता है। मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है। इसके बीच में यहां पे एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि टर्न मार रहा है परपेंडिकुलरली, यहां पे भी 90 डिग्री होगा। अब वो कह रहा है कि आपको निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट और उस पॉइंट के बीच में। अगर वो डिस्टेंस की बात करते फिर तो ये लंबा रास्ता ही हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट की बात करता है तो आपको पूरा यहां से वहां तक डायरेक्ट जाना पड़ेगा। दो, ये इनिशियल पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच का शॉर्टकट रास्ता। मान लीजिए ये पॉइंट आपका कुछ O है। अब उस लॉजिक से देखिए, आपको पहले ये डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। लॉजिकली देखा जाता है तो ये लाइन जो है ना बिल्कुल 6 किलोमीटर के बिल्कुल सेंटर से पास करेगा। ऑल्दो यहाँ पे डायग्राम में लग नहीं रहा, लेकिन बिल्कुल सेंटर से पास करेगा क्योंकि ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उस लॉजिक से ये डिस्टेंस आपका सेम आएगा। उस लॉजिक से अगर ये पूरा 6 है तो उसका आधा आधा क्या आएगा, 3 है ना। तो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा 3 किलोमीटर का, ये डिस्टेंस हो जाएगा 3 किलोमीटर का। अब अगर आप इसमें पाइथागोरस लगाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, आप लगा के देख लीजिए, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये आपका हो जाता है 25, तो ये हो जाता है 5, तो ये आपका हो गया 5 किलोमीटर। ये भी सेम टू सेम, ये 3 और 4 का सेट है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर। तो आपको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या आएगा, वो तो लंबा रास्ता पड़ता है, इधर से 4, इधर से पूरा 6, फिर इधर से 4,
4 6 4, तो कितना हो गया आपका, देखिए ये हो गया 14 किलोमीटर। और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, आमतौर पे हम डिस्टेंस को डी से दिखाते हैं कुछ कुछ बुक्स में, और डिस्प्लेसमेंट को एस से दिखाते हैं। तो ये आपका हो जाता है, यहां से पूरा डायरेक्ट यहां जाना है ना, तो 5 5 कितना हो गया आपका, 5 और 5 मिला के कितना हो गया, 10 किलोमीटर। अगेन देखिए आपका जो डी है वो एस से बड़ा है कि नहीं है, देखो 14 और ये 10, वो हमेशा बड़ा होगा। कभी कभार शायद सेम हो भी जाए होने को, लेकिन ये कभी से छोटा नहीं हो सकता। मैं बार बार ये चीज आपको बता रहा हूं। अच्छा, अब क्या करना है आपको, और क्या मांगा था आपको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो मांग रहा था, तो उसे डाल लीजिए 14 और यहां पे 10, 2 से काटिए 7, 2 से काटिए 5, तो 7:5। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको डायरेक्ट ही दे देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके कंप्यूटर एग्जाम जेई में भी आता है, नीट में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक काइंड ऑफ मैं आपको फॉर्मूला भी सिखा रहा हूं, मैं आपको एक फॉर्मूला निकालना भी सिखा रहा हूं। ये अपने आप में क्वेश्चन भी है और इसका जो आंसर वो अपने आप एक फॉर्मूला भी है। उस फॉर्मूले को आप अलग अलग केसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली सर्कल का क्वेश्चन होता है। देखिए लॉजिक ये है कि आपका, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है ए, यहां पे एक पॉइंट है बी, ये आपका आर, ये आपका आर रेडियस, ये आपका सेंटर और ये आपका एंगल थीटा। आपसे किसी ने पूछा कि डायरेक्ट यहां से यहां तक आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो आमतौर पर डिस्प्लेसमेंट का होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको कोई डिस्टेंस पूछे तो आपको ये लेंथ बताना पड़ेगा। ये बेसिकली क्या है, आपका आर्क लेंथ है। अगर आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, आर्क लेंथ को निकालने का एक तरीका होता है, θ/360 2πr, है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ हो जाएगा, जो कि डिस्टेंस है। लेकिन कोई अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे, मान लीजिए कोई पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है वो इधर से इधर मूव कर रहा है, अब ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, ठीक है, ये आपको निकालने का तरीका होता है। अच्छा, इसके मैं 4 ऑप्शन दे देता हूं। देखिए इसके 4 ऑप्शन है, एक है 2r sin θ/2, r sin θ/2, 2r cos θ/2, d r cos θ/2। आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है, डिस्टेंस भी करना है, डिस्प्लेसमेंट भी करना है, अगर आपका बॉडी इधर से इधर मूव करता है, ठीक है, अगर आपका बॉडी ए से बी मूव करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए इसके लिए बेटा आप लोगों को ना थोड़ा क्लास 10 का वो एरिया रिलेटेड सर्कल का थोड़ा बेसिक नॉलेज चाहिए, और वेक्टर का थोड़ा अगर बेसिक नॉलेज हो तो सही है, नहीं है तो चलिए मैं आपको इसको 2 तरीके से करके दिखाऊंगा। एक वेक्टर यूज करके दिखाऊंगा, उससे जल्दी हो जाता है, और बिना वेक्टर यूज करके भी दिखाऊंगा। जिसको वेक्टर नहीं आता आप उससे समझ लेना। और एक चीज, थोड़ा क्लास 11 का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए, ठीक है, इतना आपको आना चाहिए, वरना इन सब चीजों को डील करना बहुत मुश्किल है आपके लिए। ओके, तो आपको क्या करना है, यहां से यहां तक आना है। मैं इसके 2 मेथड से आपको करके दिखाता हूं। एक तो है बिना वेक्टर यूज किए, तो ये आपका मान लीजिए पहला मेथड है। इसमें क्या करना है, आपको यहां से पहले एक लाइन खींचनी है, ठीक है बेटा, यहां से एक लाइन खींचनी है। अच्छा, इस एंगल का नाम पूछ दे दो, आप ले लो, कुछ भी ले लो, अल्फा ले लो, तो बेसिकली ये भी आपका अल्फा ही आएगा। बताओ क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी आर ये भी आर, तो उस लॉजिक से ये और ये एंगल क्या आ जाएगा, आपका सेम हो जाएगा। तो उस लॉजिक से देखा जाए अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, अल्फा क्या आ जाएगा, 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2, इससे दोनों को डिवाइड करो, 90 माइनस थीटा बाई 2, ये आपका अल्फा आ गया। अच्छा, और एक चीज आपने शायद क्लास 10 में पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, कि अगर मान लीजिए ये आपका एक कॉर्ड है जिसको आप डिस्प्लेसमेंट मान रहे हो, वो आपका क्या है, बेसिकली कॉर्ड है। पहले हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब ये सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर आता है, ये लाइन ये परपेंडिकुलर होता है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, इसको पूरा काट देता है ना। अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस अगर आपका d है, तो ये डिस्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये टोटल 2d। ओके, अच्छा अब आपको क्या करना है, देखिए बेसिकली यही डिस्टेंस आपको निकालना है, फिर उसका ट्वाइस कर देंगे तो आपको पूरा ये आ जाएगा। आपको एक ही बात तो निकालना है d, फिर उसका ट्वाइस कर देना, पूरा आ जाएगा आपका ये भी। कैसे करें, आप क्या करो, ये वाला ट्रायंगल पकड़ो, आप ये वाला भी पकड़ सकते हो, कोई बात नहीं, थोड़ा मुंडी घुमा के देखो। अगर ये अल्फा है तो ये क्या है आपका हाइपोटेनियस, ये क्या है बेस, ये क्या है हाइट। तो इन ट्रायंगल ओ, जिसको भी नाम कुछ नाम देता है m, इन ट्रायंगल OMB, इन ट्रायंगल OMB
अगर देखिए आपको बेस और हाइपोटेनस का काम करना है, क्या करना है, बेस और हाइपोटेनस। अब बेस और हाइपोटेनस के लिए ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फंक्शन होता है जो रिलेट करता है इन दोनों को, कॉस या सेक, है ना। तो आप कॉस लगा लो या सेक लगा लो, दोनों के लिए अवेलेबल है कॉस अल्फा। अब कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है डी, हाइपोटेनस क्या है आर। अब अल्फा का वैल्यू आपने क्या निकाल के रखा हुआ था, 90 माइनस थीटा बाई 2 डी बाई आर। अच्छा अगर आपको पता हो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है, तो ये पूरा क्या हो गया साइन थीटा बाई 2, आर को ऊपर चढ़ा दो तो क्या आ गया, तो डी आपका आ गया आर साइन थीटा बाई 2। अब आपको क्या निकालना था, डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना था, जो कि क्या है आपका ए से डायरेक्ट बी है, तो वो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डी, तो मतलब 2r साइन थीटा बाई 2, फर्स्ट ऑप्शन। ये एक तरीका है। और अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बहुत आसान है, आपको यहां से यहां तक करना है, इतना सा एंगल वो सबटेंड कर रहा है, तो ये तो आर्क लेंथ हो गया। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 2 पाई आर, बस दैट्स इट, दैट्स इट। आपको बस थीटा पता होना चाहिए, वो आप डाल देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके अच्छा, अब एक दूसरा मेथड है, अगर ये आपको वेक्टर पता है तो ही आप लॉजिक लगा सकते हो, उसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी 11th का थोड़ा चाहिए होगा। इसमें क्या है, आप अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, इस ट्रायंगल को मैं, इसके जो ये दो पार्ट है रेडियस है, इसको मैं रेडियस वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूं। चलो वेक्टर क्यों, ध्यान से बात को समझो। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेंथ तो सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग है, वो उधर की साइड है इधर के साइड है। तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन मिला के आपका वेक्टर बनता है। ये तो सेम है लेकिन ये तो अलग है, उसके चलते आपका वेक्टर क्या आएगा, दोनों का अलग अलग आएगा, तो उसका नाम r1 दिया, इसका नाम r2 दिया। अब आप कहां से कहां जा रहे हैं, ये इधर से इधर और ये इधर से इधर के साइड आ रहा है, पार्टिकल इधर से इधर आ रहा है ना। अब ध्यान से देखिए, ये इधर से इधर आ रहा है और ये इधर से इधर जा रहा है, तो ये वाला जो आपका r2 है, इसको आप लिख सकते हो जैसे, देखिए आपका जो r1 है, आपका जो r1 वेक्टर है और साथ में जो आपका AB वेक्टर है, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको R2 वेक्टर मिलेगा। और R2 वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर, तभी मैंने आपको बोला था कि पहले आप थोड़ा वेक्टर देख लीजिए। ये इधर गया, ये इधर गया, ये डायरेक्ट इधर से इधर आ गया, तो ये आपका क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर। R1 को आप उधर कर दीजिए, ओके, R2 माइनस R1, ये आपको AB वेक्टर मिल गया, क्या है R2 माइनस R1। इसको हम कभी कभार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट ही तो कर रहा है, तब तो इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, आपको किसी ने इसका पूरा वेक्टर फॉर्म नहीं मांगा है, आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड मांगा है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपको क्या करना है, इसका पूरा मैग्नीट्यूड निकालना है, इस पूरे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, R2 माइनस R1। तो वेक्टर में एक टॉपिक आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, एक एडिशन भी आता है सब्ट्रैक्शन भी आता है, कि दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन। फॉर्मूला क्या होता है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos, इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, थीटा, रूट ओवर, ये भी फॉर्मूला होता है ना। अब देखिए मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए R2 और R1 आपका एक ही है, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज देखूं, मैग्नीट्यूड वाइज देखूं, दोनों का वैल्यू एक ही है, जिसको क्या बोल सकते हो आप, R। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है, डायरेक्शन अलग था, तो इस R2 को आप R लिख सकते हो, इसको भी आप R लिख सकते हो, ये भी R इंटू R क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर क्या हो जाएगा 2R स्क्वायर, यहां पे भी 2R स्क्वायर cos थीटा, 2R स्क्वायर कॉमन निकालो, आपको मिलेगा 1 माइनस cos थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, क्लास 11 पे आता है आपका, उसको आप यहां पे डाल लो, तो ये आपका हो जाएगा 2R स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब रूट से निकालो, 2 2 है, एक निकल के आ जाएगा, R स्क्वायर का R निकल के आ गया, साइन स्क्वायर का साइन निकल के आ गया, लीजिए आपका आ गया, ये क्या है आपका AB, आ गया ना, वही तो आ गया। और डिस्टेंस वो तो आसान है, इसमें डिस्टेंस में कोई दिमाग नहीं खराब करना है, डिस्टेंस इजी है, वही सेम थीटा बाय 360 2 पाई r, दैट इज नॉट गोइंग टू टेक अप एनी हैसल। मेन जो प्रॉब्लम वो आपका सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालने में ही है। अब उसको निकालने के दो तरीके थे, एक तो ये वाला तरीका है, ये अगर आपको आसान लगता है ये वाला अपना लो और बोला अपना लो। अब ये काइंड ऑफ आपको एक फॉर्मूला मिल गया,
ये काइंड ऑफ आपको एक फॉर्मूला मिल गया। अब आपको ये थीटा कुछ भी दे दे, अब अपने आप निकाल लोगे, जैसे इसको रट्टा मार लो। आपको अगर मान लीजिए 90 दे देता है, मतलब वो एक क्वाड्रेंट के अंदर हो रहा है, तो आप डाल देना 90/2 45 sin 45 का वैल्यू डाल दो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। इसको जल्दी से उतार लीजिए। फिर इसके बेसिस पे हम कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार आपने अगर ये फॉर्मूला जान लिया तो आपको फिर क्या करना है, हर एक सर्कल का जो क्वेश्चन आएगा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बार बार आपको दिमाग में लगाना है। इस तरह के तरीके आपको अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस ये फॉर्मूला पता करना है, उसमें थीटा को डालना, अपने आप आंसर आ जाएगा। जल्दी कीजिए फटाफट। ओके, तो इस सर्कल के जो टॉपिक थे, सर्कल का जो मैंने फॉर्मूला बताया उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते फटाफट। देखिए आपके पास मान लीजिए एक सर्कल है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये 90 डिग्री है आपका, यहां से यहां तक मूव किया। आपको कह रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आपको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो कैसे करेंगे? वही फॉर्मूला है। मान लीजिए, अच्छा आपका जो आर है, मान लीजिए आपका है 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है। तो आपको कह रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो कैसे करें? बहुत सिंपल है, वही तो फॉर्मूला था आपका, क्या 2r sin θ/2। r कितना है आपका 2 sin θ/2, 90/2 क्या होता है 45। ये मिला के आपका आ गया 4 और यहां से 1/√2, इससे यहां को काटिए 2√2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इसको करने का और एक तरीका भी था, क्योंकि यहाँ पर 90 है, हमेशा ही आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है 90 है, तो इसमें पाइथागोरस भी लगा सकते हो। तो पाइथागोरस क्या होता, 2 स्क्वायर का रूट ओवर, तो क्या हो जाता 2 × 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का 2 निकल जाता। तो देखिए वैसे भी आ सकता था, ये और एक मेथड था, लेकिन ये मेथड हर जगह नहीं लगा सकते ना। अगर राइट ट्रायंगल मिले तभी लगा सकते, अगर यहाँ पर राइट ट्रायंगल नहीं होता, तो एंगल 90 डिग्री नहीं होता, तो फंस जाते ना। फिर आपको यही करना पड़ता, या तो आपको वो लंबा मेथड अपनाना पड़ता कि यहां से लाइन खींचो, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो पूरा कंस्ट्रक्शन करके आपको करना पड़ता, वो लंबा पड़ जाता। तो उससे बेहतर है कि आप फॉर्मूला यूज कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन में छाए रहते हैं, आधे बच्चे छोड़ के आते हैं, उनको तरीका ही नहीं पता कैसे करना है। यहां से जाना है, सेम लॉजिक है। ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो क्या होगा आपका 2 × 2 sin 60 डिग्री है, 60/2 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये हो गया 4, ये sin 30, तो ये आपका हो गया 2 सेंटीमीटर, आ गया डिस्प्लेसमेंट। ओके, अच्छा और एक क्वेश्चन, सपोज कीजिए कि आपका पार्टिकल यहां से मूव करना शुरू कर रहा है और वो मूव करके इधर आया, इधर यहां से लेके यहां तक आया। आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट निकाला, डिस्प्लेसमेंट अभी भी यही वाला आएगा बेटा। आप इतना लंबा थोड़ी घूमोगे, ये तो आपका डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब इनिशियल से फाइनल को आपको टच करना है, शॉर्टकट, तो यही हो गया ना। अगर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, तो वही आ गया, सेम यही वाला आ गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2√2। एक ही लॉजिक है, वो इधर से इधर आया, वो इधर से घूम के इधर आया, उससे क्या फर्क पड़ता है, उसको करना तो शॉर्टकट ही है। अच्छा और एक क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए यहां पे है, वो घूम के यहां से यहां तक आ गया, सेमी सर्कल उसने कवर कर लिया। ये भी 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है। आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत आसान है, इसके लिए इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद देखिए डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, डायरेक्ट इधर से इधर, तो 2 + 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर्मूला लगा के करना चाहते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, आप लिखेंगे 2r sin θ/2, r कितना है 2 sin थीटा कितना है यहाँ पे 180, पूरा घूम रहा है ना 180/2 कितना होता है 90, तो sin 90 कितना होता है 1, सब मल्टीप्लाई कर दो, लो आ गया 4। वो तो वैसे भी दिख रहा था 2 + 2 4, तो फॉर्मूला काम कर रहा है ना, उसका मतलब। अच्छा और एक चीज देखो, अगर सपोज करो आपका पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है और घूम के यहीं पे आ गया, एक चक्कर काट के, एक चक्कर बोल लो, 2 चक्कर बोल लो, 3 चक्कर बोलो, जितने चक्कर कटवाने कटवा लो यार। उसने यहीं से शुरू किया था, यहीं पे आके खत्म हुआ। तो ध्यान से बात को समझो, मान लो एक रिवॉल्यूशन के बाद उसने एक चक्कर काटा, या आप 2 भी करवा सकते हो, चक्कर काटा और यहीं पे वापस आ गया। तो आपसे पूछा डिस्टेंस कितना आएगा, बहुत सिंपल है, आपने यहीं से शुरू किया, फिर घूम के यहीं पे आ गए, तो यही आपका इनिशियल, यही आपका फाइनल, तो एक ही पॉइंट है, फिर उसी के ऊपर पॉइंट है, तो गैप कितना आएगा 0। डिस्टेंस अगर पूछता तो आप पूरा ये लिखते सरकमफ्रेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा 0, क्योंकि इनिशियल फाइनल पॉइंट एक ही है, तो एक ही पॉइंट के बीच में गैप क्या आ सकता है 0, कुछ भी नहीं। तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा
0। डिस्टेंस कुछ हो सकता है 2 पाई आर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आ जाएगा 0। अगर इसको फॉर्मूला से करके दिखाना तो कैसे करेंगे, देख लीजिए 2r sin θ/2। अब यहां पे थीटा क्या लिखेंगे, देखिए मान लीजिए आपका रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, थीटा क्या है, पूरा आपने चक्कर काटा 360, तो 360/2 कितना होता है sin 180। sin 180 का वैल्यू आपको मैं बता देता हूं, sin 180 का वैल्यू होता है 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 0। तो देखिए आपका फॉर्मूला हर एक केस में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या रहा है कि एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस r इन 40 सेकंड, व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कह रहा है कि एक एथलीट है, मान लीजिए उसने यहां से शुरू कर लिया उसकी जर्नी, सेंटर, दिस इज रेडियस, उसने एक पूरा चक्कर काटा, एक चक्कर काटा, काटने में उसको टाइम लगा 40 सेकंड, एक चक्कर काटने में 40 सेकंड लगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर वो 2 मिनट 20 सेकंड तक घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है, आफ्टर 2 मिनट और 220 सेकंड, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो बाद में निकालना। आप पहले ये पता करो कि 2 मिनट 20 सेकंड में उसके कितने रिवॉल्यूशंस होंगे, पहले वो तो पता करो। जब रिवॉल्यूशन नहीं पता तो आप आगे का काम कैसे करोगे। हमें इतना पता है कि 40 सेकंड में आपको थोड़ा यूनिटरी मेथड यूज करना पड़ेगा। उसने 1 रिवॉल्यूशन किया है ना, 40 सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन किया। 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब क्या होता है, 2 मिनट का मतलब क्या होता है, अगर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड मतलब कितना हो गया 140 सेकंड, है ना। 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब क्या होता है 140 सेकंड। सब कुछ सेकंड में कन्वर्ट करोगे, ये बात भी सेकंड में दे रखा है। तो 40 सेकंड में एक रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो एक सेकंड में कितना करेगा 1/40, और 140 सेकंड में कितना करेगा 1/40 इंटू 140, काटो 2 से काटो 7, 2 से काटो, मतलब कितना करेगा 7/2 रिवॉल्यूशंस करेगा। अच्छा 7/2 का मतलब क्या होता है, आप उसको डिवाइड करके देख लो, 3 6 1, इसको मिक्स न्यूमरल में आओगे तो कैसे लिखोगे, तो ये आपका हो जाएगा 3 1/2, है ना, मिक्स न्यूमरल में। तो ये आपका हो गया 3 1/2, मतलब 3 रिवॉल्यूशन और एक आधा रिवॉल्यूशन, मतलब 3.5 देखा जाए तो 3.5 हो गया ना। उसका मतलब है वो रिवॉल्यूशन कैसे करेगा 1 2 3 हुआ, फिर आधा, मतलब ये इसका ये पॉइंट है और ये पॉइंट, 1 2 3 फिर आधा। अगर आपसे मान लीजिए इसका डिस्टेंस पूछा तब क्या करते, एक चक्कर मतलब ये पूरा लंबा रास्ता क्या 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर, 3 बार 2 पाई करते तो क्या आता 6 पाई आर प्लस पाई आर, मतलब 7 पाई आर आ जाता आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका आता 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर प्लस पाई आर, तो मतलब मिला के आपका आ जाता 7 पाई आर। लेकिन आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मेरे को ये थोड़ी फर्क पड़ता है कि कितनी बार चक्कर काटा, मेरा इनिशियल पॉइंट ये है, मेरा फाइनल पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच गैप कितना है आपका, सिंपल है यार। इसमें उस सर्कल का फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, 2r। सो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया 2r, दैट्स योर आंसर, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका एक व्हील है, अ व्हील ऑफ रेडियस कैपिटल R रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रिवॉल्यूशन, ठीक है। एक व्हील है, एक चक्का है, वो आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, आपका क्या होगा। क्वेश्चन का मतलब कुछ समझ नहीं आया, ऑब्वियस ये बात आपको समझ नहीं आएगा, आपके टाइम पे मेरे को भी समझ नहीं आया था, तो चलो करके दिखाता हूं इसका मीनिंग क्या है। अच्छा देखिए, आपके पास एक व्हील है, इनिशियली वो ग्राउंड के साथ इस पॉइंट पे कांटेक्ट है, देखिए इनिशियली ग्राउंड के साथ वो इस पॉइंट पे उसका कांटेक्ट है। अगर आपको पता हो एक व्हील जब एक पूरा कंप्लीट चक्कर काटता है, मतलब मान ली यही पॉइंट अगर पूरा घूम के फिर नीचे आ जाता है, अगर पूरा घूम के फिर नीचे आ जाता है इसी जगह पे, तो वो पता कितना डिस्टेंस कवर करता है। ऑब्वियसली बात है, उसका जो पूरा सरकमफ्रेंस था वही तो यहां पे यूज हुआ। सोच के देखिए, अगर एक व्हील है पूरा घूम के वापस वहीं पे आ जाता है, तो उसका जो सरकमफ्रेंस है ये डिस्टेंस क्या हो जाता है, उसका सरकमफ्रेंस हो जाता है। अगर मान लीजिए यहां से उसका r
रेडियस r है, मगर उस ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन में होता है। आपको बोला है हाफ रिवॉल्यूशन, तो हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या, मान लीजिए वो जब ये घूमेगा, देखिए ध्यान से बात को समझिए, ये घूमा, आधा गया, आधा गया मतलब जब वो यहां तक पहुंचेगा, ये पॉइंट उसका इस जगह पे होगा, है ना, सोच के देखिए। अगर पूरा घूम गया तो फिर वहीं पे वापस आ जाएगा, आधा घूमा तो मतलब ऐसे जाके ऐसा हुआ। अब ये जो डिस्टेंस है आपको इसकी जरूरत नहीं है, ये तो फुल रिवॉल्यूशन हो गया, आपको यहां तक का करना है, तो ये डिस्टेंस क्या आएगा, अगर फुल करता तो 2 पाई आर कवर करता, आधा कर रहा है मतलब आधा क्या होता है, पाई आर होता है। हमेशा याद रखिए, एक रिवॉल्यूशन में वो डिस्टेंस कवर करता है 2 पाई आर, लेंथ जो कवर करता है उसका सर्कमफ्रेंस, आधे में क्या करेगा, पाई आर। अब वो ये कह रहा है कि आधे रिवॉल्यूशन के बाद ये आपका हाफ रिवॉल्यूशन हो गया, आधे रिवॉल्यूशन के बाद वही पॉइंट जो इनिशियली ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में था उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, इनिशियल पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से वहां तक का, मतलब आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये निकालना है, क्योंकि ये पॉइंट है आपका डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या, शॉर्टकट। अब देखिए ये डिस्टेंस क्या है आपका, यहां से r प्लस r मतलब टोटल क्या आ गया आपका 2r, और ये डिस्टेंस क्या है पाई r, बीच में आपका यहां पे एंगल क्या है 90 डिग्री, जस्ट यूज पाइथागोरस थ्योरम, एज सिंपल एज दैट। तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 2r का स्क्वायर रूट ओवर, ये आपका क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपका हो गया पाई स्क्वायर r स्क्वायर 4r स्क्वायर, r स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, पाई स्क्वायर प्लस 4, आपका r स्क्वायर जो है वो r बन के रूट से निकल के आ जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 4 यूनिट। कौन सा आंसर है, ये वाला। चलिए ओके, नोट डाउन कर लीजिए। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं, ये बेसिकली क्यूबॉइड को रिगार्डिंग है, क्यूबॉइड के रिगार्डिंग। मान लीजिए आपके पास एक क्यूबॉइड है, आप यहां पे खड़े हैं और यहां से यहां तक जाना चाहते हैं। इस टाइप के डायगोनल को हम 3 डायमेंशनल फिगर में बोलते हैं बॉडी डायगोनल। जैसे मान लीजिए ये जो मेरा रूम है रेक्टेंगुलर है, इस कोने से लेके उस कोने तक, या उस कोने से लेके उस कोने तक, या इस कोने से लेके उस कोने तक, या तो उस कोने से लेके इस कोने तक, इस टाइप का जो डायगोनल है जो 3 डायमेंशनली पास कर रहा है फिगर के थ्रू, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। अब क्यूबॉइड का जो बॉडी डायगोनल होता है, याद रखना, क्यूबॉइड का जो बॉडी डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट ओवर। ठीक है, क्यों, देखिए अगर मान लीजिए एल है, ये बी है, और ये मान लीजिए आपका एच है ना। आप देखिए पहले इधर से अगर मैं इस 2D में एक राइट ट्रायंगल लेता हूं, ये वाला ट्रायंगल, ये आपका बी है, ये आपका एल है, तो अगर पाइथागोरस लगाओगे इस जगह पे 90 डिग्री है, तो ये क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आएगा नहीं आया, रूट ओवर। अब आप इस ट्रायंगल को पकड़ो, इस ट्रायंगल को पकड़ो, ये एच है, ये रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहां पे 90 डिग्री है, इस पर लगाओगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर हट जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर एच स्क्वायर। तो देखो ना, वही तो आ गया बॉडी डायगोनल। तो आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि आपका जो फिगर है वो ए से बी तक मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपको करना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही होगा, क्योंकि ये बॉडी डायगोनल ही तो है। अगर मान लीजिए इसका कोई वैल्यूज दे दिया होता कि मान लीजिए एल आपका 4 मीटर है, बी आपका 3 मीटर है, अच्छा एच आपका 2 मीटर है, तो बताओ इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो सिंपल है, 16 9 4 मिला के 29 यूनिट। अब नहीं पता ना सेंटीमीटर होगा मीटर होगा क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने का और एक तरीका भी था, वेक्टर यूज करके। कैसे, थोड़ा वेक्टर का नॉलेज होता तो आप कर लोगे, नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, पहले वेक्टर थोड़ा समझ लेना, उसके बाद ये इस मेथड को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। अगर आपको लग रहा है कि वेक्टर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। अच्छा आप स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, यहां से मूव करना शुरू कर रहे हैं, फिर उधर जा रहे हैं ना बेटा। तो मान लीजिए आपका ओरिजिन है, इसको आप 3 एक्सिस मान लीजिए किसी को भी कुछ ले सकते हैं, कोई डजंट मैटर एट ऑल, आपका आंसर आ जाएगा। अब उसको एक्स, इसको वाई, उसको जेड, उसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड, जो लेना है आप लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका मान लीजिए वाई है, ये आपका जेड है। ठीक है बेटा, मान लीजिए आपका जो एल है वो अगेन 4 मीटर है, ब्रेड्थ आपका 3 मीटर है, एच आपका
2 मीटर है जो यहां पे हमने लिया था, या तो आप LBH पे भी छोड़ सकते हो। अब देखिए इसको आगे कीजिए, इसको आगे कीजिए। अगर वो एक्स एक्सिस उधर जा रहा है, मान लीजिए वो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन है। अच्छा, वाई एक्सिस मान लीजिए उधर की तरफ जा रहा है, तो मान लीजिए अगर वो एक्स एक्सिस आपका पॉजिटिव जा रहा है, तो ये मान लीजिए आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाई का नेगेटिव डायरेक्शन है, और ये जेड का पॉजिटिव है, और ये जेड नीचे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव है। ठीक है बेटा, दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, और ये ओरिजिन है। अच्छा, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचोगे? हाँ, डायरेक्ट तो पहुंचोगे, लेकिन अगर आप घूम के भी पहुंचोगे तो कैसे पहुंचोगे? देखो, आप चाहो तो पहले आप इधर जा सकते हो, फिर इधर जा सकते हो, फिर इधर पहुंच सकते हो, या तो आप इधर जा सकते हो, फिर इधर जा सकते हो, फिर इधर आ सकते हो, या तो आप इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, फिर इधर आ सकते हो। आप घूम के कैसे भी जा सकते हो। ठीक है, तो उस वजह से आप कोई सा भी रास्ता अपना लो, इस रास्ते को मत अपनाओ। क्यों? अरे ये मेरे को नहीं पता ना अभी, आई डू नॉट नो दिस। जो मेरे को निकालना है वही मेरे को पहले से कैसे पता होगा? मेरे को नहीं पता, वही तो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं थोड़ा घूम के जाने की कोशिश कर रहा हूं। देखते हैं, लेट्स सी। अगर सपोज करो कि आपने ऐसे मूव किया, एक्स की दिशा में पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में आपने मूव किया, कितना किया? ये लेंथ कितना है? ये ब्रेड्थ है आपका, ब्रेड्थ कितना है? आप पहले अपना डायरेक्शन जो है डिसाइड कर लीजिए, आपका पाथवे क्या आएगा। मैं इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा। पाथवे बहुत सारे हैं, आप कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, आपको 3 स्टेप में ही मिलेगा हमेशा पाथवे। इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, जो भी आपको करना है कर लो। तो मैंने एक्स दिशा में पॉजिटिव गया, पॉजिटिव दिशा में गया, तो उसको आप लिख सकते हो 3i कैप, वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं पहले। अच्छा, फिर मैं जेड की दिशा में पॉजिटिव गया। अब ये डिस्टेंस क्या है आपका? हाइट है, जो कि क्या है? 2 मीटर है। तो जेड में आप ऊपर जा रहे हो, पॉजिटिव जा रहे हो, तो उसको क्या लिखोगे? जेड के लिए क्या लगता है? यूनिट वेक्टर के कैप। फिर आप इधर जा रहे हो, वाई के, ये इधर क्या है? पॉजिटिव है, वाई का पॉजिटिव। ये क्या है आपका? लेंथ है। लेंथ कितना था? 4 मीटर। तो आप इस दिशा में जा रहे हो वाई के पॉजिटिव में, तो इसको आप क्या लिख दोगे? 4j कैप। तो यहां से लेके यहां तक जो आपका ओ ए वेक्टर है वो आपको मिल गया वेक्टर के फॉर्म में। आप कोई सा भी दिशा ले सकते हो, इधर से इधर से, इधर से इधर से, इधर से इधर से, कोई सा भी ले लो। बस यहां पे आपको साइन में फर्क पड़ जाएगा, कभी नेगेटिव कभी प्लस, शायद कुछ ऐसा हो जाए। मगर आपको तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मगर आपको वेक्टर नहीं डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। वही आपका भी डिस्प्लेसमेंट है ना। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? कोफिशिएंट्स को स्क्वायर कर दो, IJK के साथ जो होता है स्क्वायर करके ऐड करके रूट ओवर। तो ये आपका 9, ये 4, ये 16 आ गया ना, वही आंसर। देखो, अगर मान लीजिए आपने कोई दूसरा पाथवे फॉलो किया होता, हो सकता था शायद ये नेगेटिव हो जाए, वो प्लस, ये नेगेटिव, कुछ भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? जब इसका स्क्वायर करोगे तो घूम के पॉजिटिव बन जाएगा। ये माइनस, वो प्लस, वो माइनस, ये प्लस, ये माइनस, वो प्लस, ये प्लस, ये प्लस, वो माइनस, डजंट मैटर, स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो यही लॉजिक अगर मान लीजिए आप क्यूब पे लगाते हैं, सेम लॉजिक है, क्यूब पे लगाते हैं जिसका एज मान लीजिए ए है, और आपको किसी ने पूछा कि भाई इधर से हम उधर जा रहे हैं, वही सेम बॉडी डायगोनल लॉजिक है। अच्छा, क्यूब में बॉडी डायगोनल क्या होता है? अरे क्यूब और क्यूबॉइड तो एक ही चीज होता है। क्यूब क्या होता है? क्यूबॉइड का एक स्पेशल केस होता है जहां पे एल बी एच तीनों सेम होता है, तो आप वही वाला लगा दो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वैसे एल को क्या लिखोगे? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मिला के 3a स्क्वायर, रूट से निकला √3a। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? यही है, √3a। अगर आपको वेक्टर के फॉर्म में करना है आप कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, और एक टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से काफी आता है, कि आपसे पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आपसे पूछा, ये कई बार जेई में भी आया है और नीट में भी आया है कई बार ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन देता हूं, आप खुद पहले ट्राई कीजिए। मान लीजिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो मांग रहा है, और इसका आंसर दे रखा है, एक तो ये, एक ये, एक ये, और एक ये। आप बताइए, मैं आपको 1 मिनट टाइम देता हूं, सोचिए इसको पहले। सोच लिया? सोच लिया? क्या होगा? सोचिए। मैंने आपको क्या बोला था?
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या होता है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होता है, या तो कभी कभार उसके इक्वल भी हो सकता है, कभी और हो भी सकता है गलती से। आपको नहीं पता था कि आप सीधा डायरेक्शन ले रहे हो, लेकिन आपने ले लिया, तो आपके दिमाग में यही था कि मैं तो डायरेक्शन लेस हूं, मतलब मैं तो डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, लेकिन जब आंख खोली तो अरे मैं तो सही ले लिया मैंने, है ना। हो भी तो सकता है गलती से, हाँ हाँ बेटा हो जाता है कभी, और गलती से सही काम हो भी जाता है, लेकिन वो अलग बात है कि हम लोग करते नहीं है। तो अब देखो, अगर आप एस को नीचे उतार दोगे तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? 1। तो डी अपॉन एस का रेशियो क्या आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके जो थोड़े क्वेश्चंस है वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दे दिया है। इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, सारे तो कराना भी पॉसिबल नहीं है, वो भी जितना इंपॉर्टेंट होता है वो मैंने करा दिया। अगर आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, आप जब चाहे मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, और इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आगे के जो टॉपिक्स है, स्पीड, वेलोसिटी वगैरह जो है, वो मैं अगले जो लेक्चर्स हैं, वीडियोस आने वाले, उसमें आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, कुछ डाउट है तो कॉन्टैक्ट कीजिएगा। चलिए बाय।